हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की यूनिट 4 की। और जिसने भी अभी तक का 1 2 3 यूनिट नहीं देखी है पहले वो देख ले, उसके बाद ये वाला वीडियो देखे। मेरी यही सलाह रहेगी आपके लिए। बात करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें समझेंगे कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के फ़ायदे जो होते हैं या नुकसान जो होते हैं उसमें क्या क्या हमें क्या क्या लेके चलना रहता है जिस वजह से हमें फ़ायदा मिले, नुकसान कम हो। तो ये सारी चीज़ें जो भी होंगी हमारे रिस्क को और चेंजेस को मैनेज करना एक तरीके से, कि जब हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर रहे हो तो क्या क्या हमें यहाँ पे अपने दायरे लेके चलने रहते हैं। चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मूवमेंट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रेलिवेंट टू बीपीआर। तो इसमें क्या है कि चेंज मैनेजमेंट रिफर टू द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज्ड टू ट्रांजिशंस इंडिविजुअल टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम देयर करंट स्टेट टू अ डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट। डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट का मतलब है कि हम जो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो एक तरीके से अभी हमारे लिए डिजायर्ड है। हम जो प्लान लेके चले ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली 100% वैसा ही हो, पर हम कोशिश यही करेंगे कि हम अपना 100% दें और वैसा ही बना के दिखाएं। आगे बढ़ते हैं। इन बीपीआर मेजर चेंजेस अकर्स इन स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी विच कैन कॉज कंफ्यूजन और रेजिस्टेंस अमंग द एम्प्लॉयज़। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इतनी जल्दी चेंज चाहते नहीं हैं, उनको डर बना रहता है, इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं कि अभी ये नहीं करते हैं, बाद में करते हैं, या बाद में भी नहीं करते हैं, नहीं ही करते हैं एक तरीके से। तो ये एक डर उनके बीच बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि हम लोग जो री इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो प्रोसेस की करेंगे, स्ट्रक्चर की करेंगे, टेक्नोलॉजी की करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो अपग्रेड कर रहे हैं खुद को। बट एम्प्लॉयज़ इतनी जल्दी खुद को नहीं मानते हैं, तो उनको कैसे मनाएं, क्या क्या करें कि वो मान जाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हैंडल कैसे करते हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स है वो क्या, ये एक तरीके का मेन क्वेश्चन है, मान के चलिएगा, ठीक है, पूछा जाएगा। तो हम कैसे हैंडल करें इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉलोड। पहला हमारा होना चाहिए क्लियर विजन होना चाहिए। क्लियर विजन का मतलब है कि मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लेन वाई चेंज इज नेसेसरी एंड व्हाट बेनिफिट विल ब्रिंग। तो मतलब ये है इस बात का कि मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को या पूरे जितने भी लोग हैं, वर्कर हैं हमारे पास, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बताना पड़ेगा कि जो हम चेंज कर रहे हैं उसके क्या फ़ायदे हैं और क्यों कर रहे हैं। लीडरशिप सपोर्ट का मतलब है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज़ की तरफ उनका सपोर्ट होना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एसेंशियल्स टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़ एंड गाइड देम थ्रू द चेंज। जो भी चेंज कर रहे हैं उसके लिए हमारे जो लीडर्स हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट, उनका सपोर्ट होना चाहिए, गाइड होना चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ की तरफ कि चेंजेस के लिए क्या क्या है। उससे हमारे क्या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट रहेंगे। एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट, एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेनली काम तो उनको ही करना है, तो इफेक्ट भी उनको बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो उनसे बात करना, उनके फीडबैक्स लेना एक तरीके से। एम्प्लॉयज शुड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन एंड गिव फीडबैक। इट हैज़ रिड्यूस फियर एंड बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट गेन होता है, बिल्ड होता है, ट्रस्ट होता है, फियर कम होता है, ठीक है। और करना क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कशन करना होता है, उनका फीडबैक लेना होता है, जिससे उनका फियर कम होगा। अगला, कम्युनिकेशन। ट्रांसपेरेंट एंड कंटिन्यूस कम्युनिकेशन कीप्स एवरीवन इन्फॉर्म्ड एंड अलाइन्ड। अगर हम कम्युनिकेशन सही से रखेंगे, ठीक है, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन रखते हैं, तो इससे जो भी लोग हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी भी हमारे बीच बनी रहेगी। एक कोई भी चीज़ का रिलेशन हो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी होता है, फिर वो एम्प्लॉय और मैनेजर का हो, या किसी दो लोग के बीच रिलेशन हो, दो फ्रेंड्स के बीच हो, या पति पत्नी हो, सबके बीच ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। अगला, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। एम्प्लॉय शुड बी ट्रेन टू अडॉप्ट टू न्यू सिस्टम और टेक्नोलॉजीज़। और जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको सपोर्ट करना, ठीक है, जिससे वो जो नई सिस्टम्स और नई टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट कर सकें। मॉनिटरिंग प्रोसेस। रेगुलर रिव्यूज़ हेल्प्स आइडेंटिफाइंग इश्यूज अर्ली एंड मेंटेन मोमेंटम। अगर हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा कि रेगुलर रिव्यूज़ मिलते रहेंगे, तो हमारी जो भी प्रॉब्लम होने वाली है उससे हम जल्दी एक तरीके से सुधार सकते हैं, उसको बात के लिए नहीं छोड़ सकते। अगर हम लोग अभी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, रेगुलर रिव्यूज़ ले रहे हैं, फीडबैक्स ले रहे हैं, तो हमें जो भी हमारी कमी होगी हम उसको फुलफिलमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्स कंसिडरेशन एंड ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। ह्यूमन रिसोर्स प्लेज अ की रोल इन सक्सेस ऑफ बीपीआर बिकॉज इट डायरेक्टली डील्स विद पीपल। ह्यूमन रिसोर्स का सीधा मतलब है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ और ऊपर जो टॉप मैनेजमेंट या अपर मैनेजमेंट उनके होते हैं वो डायरेक्टली उनसे कनेक्ट होते हैं। तो वो एक तरीके के की सोर्स होते हैं, कम्युनिकेशन को इधर उधर करना या इंफॉर्मेशन को इधर उधर करना, तो उनके पास पूरा सपोर्ट होता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक का वो बता सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा की रोल होता है इनका, बहुत सपोर्टिव रोल होता है, डायरेक्टली डील करते हैं ये पीपल्स के साथ। When a new process introduce employees often fear losing their job। जब भी कोई नई चीज़ शुरू होती है, जब भी कोई नया प्रोसेस शुरू होता है या बताया जाता है, तो एम्प्लॉयज़ को सबसे पहले डर लगता है कि मेरी जॉब जाने का खतरा है।
ठीक है। डिफ़िकल्टीज विद ये हो चुका है। दिस लीड्स टू रेजिस्टेंस टू चेंज, और इसी वजह से एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि हमें चेंज नहीं होना है। कॉमन रीज़न क्या होता है रेजिस्टेंस का, वो समझते हैं। फियर ऑफ जॉब लॉस और डिमोशन। अगर एम्प्लॉयज़ खुद को अपग्रेड नहीं कर रहा है और रजिस्ट कर रहा है कि मुझे नहीं करना है, इसका मतलब है उसके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि या तो उसकी जॉब चली जाएगी या तो उसे डिमोट कर दिया जाएगा। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंज। एम्प्लॉयज़ कई बार समझ नहीं पाते, उनके अंदर प्रॉपर नॉलेज नहीं जा पाती है या वो समझ नहीं पाते, उनको सही से नहीं मिल पाती इन्फॉर्मेशन। तो एक ये भी रीज़न होता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंज, वो इसीलिए चेंज नहीं होना चाहते। पुअर कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन बेटर नहीं होगी, सही से नहीं होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी, तो ये भी एक रीज़न है। लैक ऑफ ट्रस्ट मैनेजमेंट, उनका कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है मैनेजमेंट को लेके वो भी कम है, कहीं गड़बड़ाई हो रही है। ठीक है। कंफर्ट विद ओल्ड हैबिट्स, वो नए हैबिट्स लेना नहीं चाहते क्योंकि पुरानी हैबिट्स के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं। वेज टू ओवरकम रेजिस्टेंस इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयज अर्ली इन द री इंजीनियरिंग प्रोसेस। जब भी री इंजीनियरिंग की प्रोसेस शुरू करी जाए तभी एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना शुरू कर दो प्रोसेस के बीच में, जिससे उनके बीच जो भी फियर है वो फियर कम हो जाए और उनको समझ में आए। इससे क्या होगा कि ट्रस्ट गेन होगा, फियर कम होगा, उनको जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत बाद में पड़ेगी वो अभी से ही शुरू हो जाएंगे, अभी से ही उसको एक तरीके से अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। कम्युनिकेट बेनिफिट्स क्लियरली एंड ऑनेस्टली, जो भी हमारी कम्युनिकेशन है उसको सच्चाई के साथ बताना है और क्लियर बताना है। ठीक। ऑफरिंग ट्रेनिंग टू इम्प्रूव कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स, हम अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को जिससे वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकें और स्किल में इम्प्रूवमेंट ला सकें। रिकग्नाइज एंड रिवॉर्ड द एम्प्लॉयज़ हु अडॉप्ट क्विकली, जिसने भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर लिया है एक तरीके से रिवॉर्ड देना शुरू करो, जिससे एम्प्लॉयज़ क्या करेगा कि जल्दी सीखेगा, उसको थोड़ा बहुत लालच होगा कि मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, जिस वजह से हमें क्या होगा कि एक थोड़ा कॉम्पिटिशन नज़र आएगा, जल्दी सीखने की भाव नज़र आएगी। अगला, प्रोवाइड काउंसलिंग एंड सपोर्ट फॉर दोज स्ट्रगलिंग विद चेंज, उनको काउंसलिंग और सपोर्ट दो जो चेंज करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, उनकी काउंसलिंग करो, उनको सपोर्ट करो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इन BPR। ये क्या होता है कि ये एक तरीके का होता है कि जो हमारा मेन ये सब्जेक्ट है यूनिट है इसी पे ही डिपेंड थी, और अब चलते हैं मेनली। अभी तक का जो हम लोग बात कर रहे थे वो एक कोर नहीं था, एक अपर पार्ट था। अब ये मेन चीज़ जो कोर है ये एक इंपॉर्टेंट है, इससे ही सवाल ज़्यादा बनने के चांसेस बनते हैं, और जो सबसे पहला टॉपिक था उससे, तो आपको ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। चलते हैं। एवरी BPR प्रोजेक्ट इन्वॉल्व सम रिस्क सच एस कॉस्ट ओवररन्स, टेक्नोलॉजी फेलियर और एम्प्लॉयज़ रेजिस्टेंस। अभी तक हम लोग एम्प्लॉयज़ के बारे में बात कर रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं, उनको कैसे समझाएं, बताएं ये सब। अब जो हमारी चीज़ें होंगी वो कॉस्ट जो ओवररन्स हो रही हैं या टेक्नोलॉजी फेलियर होगी, इस पर बात करते हैं। Risk identification means recognizing the potential problem in advance, and the risk mitigation means taking actions to reduce, manage them. आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनको एडवांस में ही पहले ही पता कर लेना कि क्या होने वाली है, और मिटिगेशन का मतलब है कि उसमें एक्शन लेना कि वो जो प्रॉब्लम आई है उसको जल्दी से जल्दी मैनेज करें और रिड्यूस करने चांसेस उसके रिड्यूस करें कि वो प्रॉब्लम आ ही ना पाए। कॉमन रिस्क क्या होती हैं कि पुअर प्लानिंग और अनक्लियर गोल। अगर थर्ड यूनिट आपने पढ़ी होगी उसमें बताया गया कि सबसे पहले आपको अपना गोल और विजन क्लियर रखना है, सेट ऑब्जेक्टिव रखना है। ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रखा है तो यही बात है कि पुअर प्लानिंग है और आपका अनक्लियर गोल है, गोल ही नहीं रखा है तो आप करने क्या वाले हैं। ठीक है। आगे, लैक ऑफ टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। अगर टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है हमारा वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी में फिर दिक्कत होगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बन पा रही है, ना बीच वालों के साथ, ना ऊपर वालों के साथ, ना नीचे वालों के साथ। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज, अगर ट्रेनिंग भी सही से नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम बनेगा आके, एक रिस्क का प्रॉब्लम बनेगा आके। अगला, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉयज़ ही रेजिस्टेंस कर रहे हैं कि उनको कोई काम नहीं करना है तो भी ना कहीं एक बड़ी रिस्क बनने का चांसेस होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही नहीं मान रहा है तो काम करेगा कौन। ओवर डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड भी नहीं होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि काम टेक्नोलॉजी भी एरर देता है, ह्यूमन भी एरर देता है। पर अगर मान लीजिए अगर आप टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड हो गए, तो अगर टेक्नोलॉजी खुद को ही ज़्यादा चेक कर रही है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं अपने गलत चीज़ को भी सपोर्ट कर देगी। अगर आपने ChatGPT या जेमिनी चलाया होगा, उनसे कई बार आप आंसर पूछते रहिए, वो एक ही आंसर पे अड़े रहते हैं। ठीक है। वो इतनी जल्दी चेंज नहीं ला पाते हैं, तो हो सकता है कि आपको भी वो चीज़ आपकी टेक्नोलॉजी में इफेक्ट करे, इसलिए ज़्यादा डिपेंड भी नहीं होना है टेक्नोलॉजी पे। बजट एंड टाइम ओवररन्स, कई बार बजट जो है वो ज़्यादा चला जाता है, जितना हम लोग लेके चलते कि इतने पैसे में इतना काम हो जाना चाहिए, पर नहीं हो पाता है, बजट ऊपर चला जाता है, हमारा बजट हिल जाता है, क्योंकि वो बजट हम कहीं और लगाने वाले होते हैं या हम लोग आउट ऑफ मनी हो जाते हैं, तो वो चीज़ें भी सारी देख के चलें, तो ये भी हमारा एक रिस्क है। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं कि इसमें हमें करना क्या होता है कि
जिससे सारी चीज़ें मैनेज हो सकें। डिटेल्ड प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, हमें पहले ही प्लान बना लेना है, गोल सेट कर लेना है, सेट ऑब्जेक्टिव कर लेना है। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले, काम शुरू होने से पहले ही हमें ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट कमिटमेंट, अगर जितना हमारा स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगी उतना ही हमारा मैनेजमेंट कमिटमेंट भी बेटर होगा, क्योंकि हमारा अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो नीचे वाले ऑलवेज अपने आप मोटिवेट रहेंगे, वो भी अपने काम में लगे रहेंगे। थर्ड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट, हम जो भी कम्युनिकेशन रखेंगे उसमें एम्प्लॉयज़ का रोल रखेंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे उनके साथ ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना रहे, काम करने में दिक्कत ना हो। अगर कम्युनिकेशन गैप होगा तो काम करने में दिक्कत आएगी। रेगुलर प्रोसेस रिव्यूज़ एंड फीडबैक लूप्स, रेगुलर हम लोग अपने मॉनिटर वाला पॉइंट अभी लास्ट बताया था, वही सेम है कि जो हम लोग मॉनिटर करेंगे उसमें रेगुलर जो भी प्रोसेस चल रही है उसके रिव्यूज़ देंगे, फीडबैक्स देंगे, जिससे हम अपनी जो भी प्रॉब्लम आने वाली है या होने वाली है या हो रही है उसको सुधार सकें। बैकअप प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोग चीज़ कर रहे हैं वो 100% एक्यूरेसी दे, इस वजह से हम लोग अपना एक बैकअप प्लान भी लेके चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज फॉर BPR सक्सेस। कम्युनिकेशन इज द लाइफ टाइम ऑफ अ BPR सक्सेस। विदाउट क्लियर कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ बिकम कन्फ्यूज, र्यूमर्स स्प्रेड एंड मोटिवेशन ड्रॉप्स। अगर हम लोग कम्युनिकेशन अपना सही से नहीं रखेंगे, क्योंकि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो एम्प्लॉयज़ के बीच क्या होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगा, र्यूमर्स स्प्रेड फैलेंगी और मोटिवेशन क्या होगा, गिरेगा, कम होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज, 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ और जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनके बीच, ठीक। एम्प्लॉयज़ आस्क, वो अपना क्वेश्चन पूछ सकें और वो अपना फीडबैक भी रख सकें, जिससे क्या होगा कि एक तरीके का बिल्ड हमारे बीच ट्रस्ट होगा और जो भी काम में दिक्कत आने वाली है वो मेंटेन रहेगी, वो प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर वो आपको पहले ही बता दें कि ये प्रॉब्लम हो सकती है सर, तो वो आप उसको पहले ही सही कर सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम होने के चांसेस अब कम है। ट्रांसपेरेंसी होना, ट्रांसपेरेंसी मैंने भी बताया था कि 2 रिश्तों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होना, जिससे दोनों लोग कितने सच्चे हैं ये पता चलता है। कीप इन्फॉर्मेशन ओपन द ऑनेस्ट। रेगुलर अपडेट्स यूजिंग मीटिंग्स, ईमेल्स एंड डैशबोर्ड टू कीप एवरीवन इन्फॉर्म्ड। हम लोग रोज़ मीटिंग रख सकते हैं और मेल्स भेज सकते हैं और डैशबोर्ड भी होते हैं। अब तो कई सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं कॉर्पोरेट या IT सेक्टर्स में, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, जहाँ पे मैनेज करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी कंपनीज अपने सॉफ्टवेयर बनाती है। तो इससे क्या रहेगा कि सारे लोगों के बीच इन्फॉर्मेशन बटी रहेगी, बराबर रहेगी, इन्फॉर्म रहेंगे सभी लोग। इन्फॉर्मेशन सबको अगर प्रोवाइडेड रहेगी तो हमारा काम भी कंटिन्यूअस चलता रहेगा। मोटिवेशनल मैसेजेस, शेयर सक्सेस स्टोरीज टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते रहेंगे तो ये हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या लोअर लेवल या मिडिल लेवल, तो ये क्या रहेंगे, एक तरीके से मोटिवेट रहेंगे, काम करने में इनका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। कंसिस्टेंट मैसेज, इंश्योर ऑल लीडर्स कम्युनिकेट द सेम गोल एंड विजन। हमारे जितना भी टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उनका ये गोल होना चाहिए कि हमारा जो विजन और गोल है वो सेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और का अलग, किसी और का अलग। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन पैदा होगा, जो हम लोग करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक, measuring outcomes and impact of re-engineering process. After implementing BPR, it's essential to measure whether the new process are actually delivering results. This is called performance measurement और impact assessment. इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग अपना इम्प्लीमेंटिंग शुरू कर देंगे BPR की, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं कि मेज़र करना है जो नई प्रोसेस है वो एक्चुअली में क्या सही में जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने जो काम शुरू करा है उसका रिजल्ट हमें मिल पा रहा है एक्चुअल में कि नहीं। जैसे आप अभी पढ़ाई करने बैठे और जब आपका टेस्ट हो तो आप एक्चुअल में जितनी पढ़ाई करके गए, मान लीजिए आप 70 नंबर का पेपर आया और 60 नंबर का करके आए, तो आपको कितनी एक्यूरेसी मिल रही कि हाँ आप 60 नंबर के आसपास आ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी ध्यान में रखनी है आपको। ठीक, की परफॉर्मेंस क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रिडक्शन इन प्रोसेस टाइम। हमारा प्रोसेस टाइम क्या होगा, कम लगेगा, क्या बचेंगे, पैसे बचेंगे, कॉस्ट सेविंग। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा इंप्रूव होगा। बेटर क्वालिटी एंड एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी अभी बताया ना कि आप 70 का पेपर है, 60 का करके आए, उसके आसपास कितने, मान लीजिए आपकी 59 है तो कितनी अच्छी एक्यूरेसी, 98-99% बन के आया आपकी एक्यूरेसी के हिसाब से। ठीक है, ये बात नहीं कर रहा हूँ कि 70 में कितने हैं, ठीक है, पर आप जितना देखे आए उसके पास कितना है वो एक्यूरेसी मैटर करती है। तो क्वालिटी बढ़ेगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो कस्टमर भी खुश, कंपनी भी खुश और एम्प्लॉय भी खुश, तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। सॉरी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो ऊपर बात हो चुकी है, अब एम्प्लॉयज़ का भी सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज़ अगर मान लीजिए आप
कहीं काम करते हैं, मान लीजिए खाना बनाते हैं, घर पे ही आप मान लीजिए खाना बनाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं ना कि आपके जो लोग खाने वाले हैं उनके तरफ देखते हैं कि हाँ उनको कैसा लगा, तो एक तरीके से आपका भी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा कि अरे भाई मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया जो सबको पसंद आया। बस अगर मान लो अभी उल्टा हो जाए तो आपका सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस दोनों गिर जाएगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी पर खाना अच्छा नहीं बना पाया। सॉरी, यहाँ कॉल आ गया था। तो आगे बढ़ते हैं। डाटा शुड बी कलेक्टेड बिफोर एंड आफ्टर बीपीआर टू कंपेयर इम्प्रूवमेंट। हम लोग अपना डाटा कलेक्ट करते हैं बीपीआर को जब हमने शुरू करा था या किस लिए ये चेंजेस के लिए काम शुरू करा था उसको कंपेयर कर सकें एक तरीके से, क्या हमने सही काम करा है कि नहीं करा है, क्या ज़रूरत थी कि नहीं थी, ऐसे। हाँ सॉरी। लर्निंग फ्रॉम बीपीआर फेलियर्स, ग्लोबल एंड इंडियन कॉर्पोरेट एग्जाम्पल, लास्ट टॉपिक है। यहाँ बात करेंगे कि जो ग्लोबल और इंडियन कंपनीज थी उनके एग्जाम्पल्स के साथ कि क्या उन्होंने जब बीपीआर को नहीं लिया या लिया तो क्या ज़रूरतें थी जो वो रखे कि नहीं रखे, जिस वजह से उनको फेलियर और सक्सेस के बीच डिफरेंस पता चला। नॉट ऑल बीपीआर प्रोजेक्ट सक्सीड, जितने भी हैं जरूरी नहीं कि सारे बीपीआर प्रोजेक्ट्स हों सक्सीड हो। मैनी फेलियर ड्यू टू द पुअर प्लानिंग एंड वीक कम्युनिकेशन और लैक ऑफ लीडरशिप। पुअर प्लानिंग रही होगी, वीक कम्युनिकेशन रहा होगा या लैक ऑफ लीडरशिप रही होगी। लर्निंग फ्रॉम सच फेलियर्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड सिमिलर मिस्टेक्स। हम लोग इन ऑर्गेनाइजेशन से सीख सकते हैं कि ऐसी सिमिलर मिस्टेक्स नहीं करनी है, इनको अवॉइड करना है। ग्लोबल एग्जाम्पल है हमारा पहले पास फोर्ड मोटर कंपनी। फोर्ड मोटर ने अर्ली 1990s में ही एक बीपीआर अपना करा था। उसके टाइम हुआ क्या था कि इनिशियल फेज रेजिस्टेंस बिकॉज एम्प्लॉयज़ वेयर नॉट प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं करा था, सारी जानकारी नहीं दी थी, जिस वजह से बाद में व्हेन कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड द प्रोजेक्ट सक्सीड। फिर उन्होंने जब अपनी कम्युनिकेशन बेटर कर ली, सही से बता दी, इन्फॉर्मेशन दे दी, जानकारी दे दी, उसके बाद क्या हुआ, प्रोजेक्ट सक्सीड हो गया, सक्सेसफुल हो गया। जो भी वो चेंज ला रहे थे वो चेंज आ चुका था और सक्सेसफुल भी हो चुका था। IBM क्रेडिट कॉर्पोरेशन, देयर अर्ली बीपीआर फेल्ड ड्यू टू इग्नोरिंग एम्प्लॉयज इनपुट। IBM के जो हमारे स्टार्टिंग के टाइम पे उन्होंने एम्प्लॉयज़ के जो इनपुट थे वो ध्यान नहीं दिए, इग्नोर कर दिए, जिस वजह से बाद में क्या हुआ कि जब रीडिज़ाइनिंग चल रही थी तो एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन स्टार्टिंग के टाइम की बात करें, अभी जो आगे लिखा है उसको बाद में बताता हूँ। जब स्टार्टिंग में जब वो काम कर रहे थे तो उनके इनपुट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनके रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से उनको फेलियर मिला। बाद में क्या करा, जब दोबारा उन्होंने रीडिज़ाइन करा, इस बार उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के सारे इनपुट्स को ध्यान रखते हुए तब उनको जाके अपनी सक्सेस अचीव हुई। बस यही बात है कि अपने एम्प्लॉयज़ के साथ उन्होंने बाद में कनेक्शन अच्छे बना लिए या उनके इनपुट्स पे या फीडबैक्स पे या जो भी रिजल्ट आया उन पर ध्यान दिया, जिस वजह से उनको सक्सेस मिली। इंडियन एग्जांपल्स क्या है, इंडियन रेलवेज हैं, ठीक है। फेस चैलेंजिंग इन डिजिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ पुअर ट्रेनिंग और ओल्ड माइंडसेट, ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन लेटर इंप्रूव्ड रिजल्ट। उन्होंने क्या करा कि जब डिजिटलाइजेशन लाना शुरू करा तो उस टाइम पे क्या था कि पुराने लोग थे और वो पुरानी तकनीकें ही चला रहे थे, तो यहाँ पे उनको बहुत सारे इंडियन रेलवेज को प्रॉब्लम आई। बाद में उन्होंने क्या करा कि जब उन्होंने ट्रेनिंग दी, ठीक है, पहले ट्रेनिंग अच्छी खासी नहीं दी होगी या पुराना माइंडसेट रहा होगा, नए लोगों की भर्ती करी गई होगी, उनकी ट्रेनिंग दी गई होगी, जिसकी वजह से रिजल्ट इंप्रूव हुए और जो भी उनका री इंजीनियरिंग का प्रोसेस था वो सक्सेसफुल हुआ। एयर इंडिया का मे भी शायद से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, देखते क्या था। बीपीआर फेल्ड ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे इनका सक्सेसफुल होने का नहीं लिखा है। इनके टाइम पे क्या हुआ था कि जब इनका पुअर कम्युनिकेशन था अपने एम्प्लॉयज़ और टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सबके मैनेजमेंट के बीच में, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो जिस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो यहाँ से हमें लेसन क्या सीखने को मिलता है, कम्युनिकेट्स क्लियरली एंड अर्ली। पहले ही बात कर लो और क्लियर रख लो अपनी बात की, हमारी बात ये है, तुम्हारी बात ये है। एक डिसीजन लेने में आसानी मिलती है इसमें। ट्रेन एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली, अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग अच्छी दो, सपोर्ट अच्छा करो। इंश्योर लीडरशिप कमिटमेंट, जो भी लीडरशिप की कमिटमेंट है उसके हिसाब से ही चलो। लीडर को बहुत ज़्यादा काम चेक करते रहना है, अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना है। एक कमिटमेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, गोल होना चाहिए, विजन होना चाहिए। इम्प्लीमेंट चेंजेस ग्रेजुअली, हमारे जो इम्प्लीमेंट हैं वो धीरे धीरे चेंज होने चाहिए, समझ में आने चाहिए सबको, ठीक है। बस इसी के साथ में भी ये ख़त्म हो गया है टॉपिक। हाँ, ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मे बी आपको जहाँ पे भी समझ ना आया हो है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा गला भी ख़राब है, काफ़ी दिन से ख़राब है। अगर आपने पहले की वीडियोज़ देखे तो आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब समझ आया हो। फीडबैक आप अपना कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, इसी की 5th यूनिट और लास्ट यूनिट पे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिसने भी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं करा वो भी प्लीज़ कर दे। बाय बाय, धन्यवाद।